Hello everyone, I welcome you all on our channel Mission CAPF Hub, and here we are with our first video. As we said that we will be discussing on NCRT based chapters, and the chapter would be totally based on the previous trends of UPSC CAPF and UPSC CDS. ये जो हमारी सीरीज़ है वीडियो सीरीज़, ये बाकी एग्ज़ाम जैसा आई नेट एफ कैट और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आप देखिए, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं और क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाता है। तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग वो चैप्टर मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, और वो क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे हैं। मतलब आपको बहुत कोई डीप नॉलेज या फिर उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ेगी, स्ट्रेट अवे आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, सो कमिंग टू अवर प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो सी, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी जैसे मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन। ठीक है, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को, और जहाँ टॉपिक में इन क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे हम वहीं पर उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सी, लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ मैटर। तो देखिए, मैटर हमारी साइंस की लैंग्वेज में हर वो चीज़ है जिसके अंदर कुछ स्पेस है और वो मास को ऑक्यूपाई करती है। मास आप समझते हो, मास और वेट का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा बाद में। मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि कोई भी पार्टिकल के अंदर मास हो। ठीक है, तो देखिए, ये तो रहा थोड़ा बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज़ मैटर। सो लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि मैटर होता क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपको पता है कि मैटर 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी state of matter along with their concepts. Okay, so let's move on the first topic, that is the solid state. ठीक है, हम सॉलिड स्टेट को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सॉलिड स्टेट की जैसी बात होती है, सॉलिड्स की बात होती है, देखिए हमारे दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। जो मेरे माइंड में एग्जांपल आता है सबसे फर्स्ट सॉलिड का, वो आता है एक स्टोन का या ब्रिक का कह सकते हो आप। क्योंकि देखिए, सॉलिड हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए चीज़ स्ट्रॉन्ग होती क्यों है। अगर मैं आपको डीप एंड डिटेल में बताऊं सॉलिड का स्ट्रक्चर, तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। देखिए, हर एक पार्टिकल, ये जो स्मॉल सॉम्स रेड बॉल दिख रही है आपको, ये सारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ये देखिए आप कितनी टाइटली पैक्ड हैं, ये टाइटली पैक्ड हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है कि इनके बीच में स्पेस नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप एक चीज़ सपोज करके देखिए कि आप एक भरी हुई बस में हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रहा चलने का। ठीक है, बस पैक्ड है, तो आप मूव नहीं कर पाओगे। ओके, तो जब आप मूव नहीं कर पाओगे अपनी जगह से दूसरी जगह पर, तो आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब जैसे हो आप वैसे के वैसे फिक्स रहोगे, जहाँ खड़े हो वहीं के वहीं खड़े रहोगे। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड दैट इज बीइंग टोल्ड टू अस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। तो आपको देखिए, उसको पता है कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम होती है। सॉलिड की शेप्स कभी चेंज नहीं होती, जिस शेप में होता है सॉलिड वो उसी शेप में रहता है। फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके अंदर जितनी कैपेसिटी होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है वो उतनी रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। इसके अंदर निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। भाई, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ा देना उसके ऊपर प्रेशर पुट करके। ठीक है, आप प्रेशर पुट करो और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, तो सॉलिड्स के केस में बिल्कुल ज़ीरो दिखता है ये। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है और कहाँ पे आपको बेस्ट दिखी कंप्रेसिबिलिटी, ये आपको आगे पता लगेगा चैप्टर के अंदर। ओके, तो देखिए, आपको एक बात पता है कि जितने भी आपकी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सबको
ऑक्सीजन चाहिए, सब ऑक्सीजन पर सर्वाइव करते हैं, बट वो ऑक्सीजन उनको मिलता है कैसे? अब हम लिक्विड स्टेट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट की बात करते ही सबसे पहला जो दिमाग में हमारे आता है कि कोई एग्जांपल देखें हम, तो मेरे दिमाग में तो वाटर आता है, ठीक है। ये बाकी डिफरेंट एग्जांपल है, कोई जूस है, ऑयल है, विनेगर, सोडा वाटर, एनीथिंग, दिस इज लिक्विड, ओके। तो देखिए मैं एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर रहा था। एक्वाटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? यूपीएससी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि एक्वाटिक एनिमल्स वाटर के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं। तो देखिए अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वाटर की कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर चीज़ों को डिजॉल्व कर पाए। तो अब वो डिजॉल्व क्यों कर पाता है? मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। ये देखिए ये लिक्विड का स्ट्रक्चर है। अब देखिए लिक्विड के अंदर स्पेस दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। इस स्पेस में क्या होता है? इस स्पेस में आइदर या तो ये जो आप देख रहे हो पार्टिकल ये मूव करके यहाँ आ सकता है, आइदर यहाँ पे कोई और चीज़ आ सकती है। तो देखिए वैसे ही क्या होता है कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, या फिर जैसे आप लाइम वाटर बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, तो वो लाइम यहाँ जाके डिजॉल्व होता है, जो ये एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी स्पेसेस में जाके उनके सेटल होता है और फिर हमें वो फील देता है। लाइम वाटर का जो फ्लेवर आता है वो उसी की वजह से आ पाता है। वैसे डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे स्पेसिस में डिजॉल्व होता है। अब वो स्पेसिस को ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं फॉर देयर ब्रीदिंग, ओके। तो आपको अब समझ आ गया कि लिक्विड्स मोबाइल क्यों होते हैं। मोबाइल का मतलब वो चल क्यों पाते हैं। तो देखिए जब मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया था, अगर आपका स्पेस होगा तो आप आगे चलोगे, स्पेस नहीं होगा तो वहीं कहीं पैक्ड रहोगे। सॉलिड्स में पैक्ड रहोगे क्योंकि स्पेस नहीं चलने का, यहाँ स्पेस है चलने का तो आप चल पाओगे। जब आप चल रहे हो तो आप हमें फ्लो करते दिखोगे, जैसे लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते दिखते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर स्पेस है, एक पार्टिकल यहाँ आएगा, ये पार्टिकल यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, पार्टिकल्स आगे पीछे आने से आपको ये दिखेगा कि वो मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही में लिक्विड फ्लो करते दिखते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोइंग नेचर जो है लिक्विड का वो किसकी वजह से है? इसकी पैकिंग की वजह से। जैसे ही पैक्ड रहता है उस वजह की बात करूँ तो आप देख सकते हो उसकी मैंने आपको लिक्विड्स की भी बताया था कि स्पेस बहुत कम है, ठीक है। अब स्पेस सॉलिड्स के मुकाबले तो है पर इसके अंदर कम है, ठीक है। तो ये भी कंप्रेसिबिलिटी इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल के आसपास है, मतलब थोड़ी बहुत है, ना के बराबर, ठीक है। दैट इज़ नॉट ऑफ अवर कंसर्न, ठीक है। ये हमारे कंसर्न का नहीं है इसमें। हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है गैसेस स्टेट। तो देखिए गैस की बात करते ही आपके माइंड में क्या बात आती है? मेरे माइंड में तो देखिए मैं जैसी गैस की बात करता हूँ तो एयर आती है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये गैस है, ये गैस फ्लो कर रही है यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ वाटर वेपर, ये वाटर गर्म होने का वेपर में चेंज हो गया, पर ये गैसेस स्टेट में कंसीडर किया जाता है। तो देखिए गैसेस आपने देखा है कि बहुत फास्टली मूव करती हैं, आप देख नहीं पाते गैसेस को, ओके। जो रीज़न है कि आप क्यों नहीं देख पाते गैसेस को, वो ये रीज़न है कि एक तो उनका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, और वो इतनी फास्ट मूव कर रहे होते हैं। फास्ट मूव क्यों कर रहे होते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बताया फास्ट मूव कर रहे होते हैं, एंड सेकंड थिंग है वो फास्ट मूव क्यों कर रहे होते हैं। तो देखिए ये गैसेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये गैसेस देखिए यहाँ पे स्पेस कितना है इनके बीच में। अब आप ये मान के चलिए कि एक बस है, 40 की सीटिंग है उसमें और 10 लोग बैठे हैं उसमें, ठीक है। तो कितना स्पेस है? आदमी आराम से लेट भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही सेम केस है, स्पेस इतना है कि यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ घूम ले, यहाँ घूम ले, यहाँ घूम ले, पार्क में से घूमते हैं वैसे कहीं भी घूम सकता है, इतना स्पेस मिल रखा है इसको, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है इजीली, स्पेस इतना है उसको, खुला इतना स्पेस मिल रखा है कि वो इजीली मूव कर सकता है। इसीलिए इनकी जो मोबिलिटी होती है, मतलब मूविंग एबिलिटी होती है, वो बहुत फास्ट होती है। ये बहुत फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। अगर इनकी स्पीड हमें बढ़ानी है या घटानी है, वो कैसे करनी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी से मेरे माइंड में दो चीज़ आती हैं, एक तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये दोनों गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो कि आपको पता है फॉसिल फ्यूल से निकाली जाती हैं, और आपको पता है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हम एक सिलेंडर है जो हम अपनी एलपीजी गैस यूज़ करते हैं घर में, कुकिंग गैस,
इसमें हम सिलेंडर में स्पेस देखिए कम होता है, पर फिर भी हम इसमें नियर अबाउट 14 किलो तक की एलपीजी स्टोर कर लेते हैं, 14 केजी तक की। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ये ऐसे पॉसिबल हो पाता है कि हम उस गैस को कंप्रेस करते हैं, हम उसके ऊपर प्रेशर पुट करते हैं ऊपर से। जब उसके ऊपर प्रेशर पुट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, जो ये एम्प्टी स्पेस मिलेगा आपको, उसमें वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्पेस कहाँ पर होता है उनका, मैंने आपको दिखाया था पहले भी फिगर। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ, ये रहा। जैसे मैं प्रेशर पुट करूँगा तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर ये क्या होगा, एक जगह मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक कंजेस्टेड ग्रुप होता है वैसे हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे हम सेग्रीगेट करते हैं चीज़ों को, सेग्रीगेट करने से क्या होता है, सब एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो ये भी इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन जाएगा। एम्प्टी स्पेस बनने से क्या होगा, एम्प्टी स्पेस बनने से ये होगा कि हम यहाँ पे और भी गैस को स्टोर कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ कंप्रेसिबिलिटी वर्क्स। तो मैंने आपको बताया कि एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी इज ए कुकिंग गैस और सीएनजी आजकल हमारे हम फ्यूल के बेस पे यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स में। बहुत ही क्लीन गैस है और इको फ्रेंडली है, एंड आई विल सजेस्ट कि आप सब सीएनजी को प्रेफर करें। अब तो इलेक्ट्रिक का ज़माना आ रहा है, बट आई विल से कि आप सीएनजी अभी चल रहा है तो सीएनजी को यूज़ करें। तो देखिए, अब बात आती है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में गैसेस के। जैसे देखिए, आप अपने सामने एक रखिए आइसक्रीम और वहीं पे आप रखिए एक अगर आप आपने कभी बिरयानी खाई हो तो बिल्कुल गर्मा गर्म बिरयानी रखो, ठीक है, और दूसरे रूम में बैठ जाओ और जिस रूम में रखा है अपने सामान उस रूम को लॉक कर दो। तो अब देखिए, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आप बिरयानी की स्मेल को सूंघ पाओगे, ठीक है, बट जो आइसक्रीम है उसकी स्मेल नहीं आ पाई आपके पास। तो ऐसा क्यों पाता है? इसका जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि जो भी हॉट कुक्ड फूड होते हैं उनके अंदर से गैसेस निकलती है। वो गैसेस क्या करती हैं कि जो एसेंस है, जो भी एसेंस है उस फूड की, वो कैरी करती हैं। ठीक है, कैरी करके कहाँ ले आती हैं? वो पूरे आसपास के सराउंडिंग में फैला देती हैं और वो जो एसेंस है वो डिफ्यूज़ हो जाती है आसपास के सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में सारी क्या हो जाता है, स्मेल हो जाती है। जैसे आपने देखा परफ्यूम भी ऐसे वर्क करता है, परफ्यूम डालने से स्मेल कैसे हो जाती है, वो इसीलिए होती है कि जो गैसेज हैं वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं। डिफ्यूज़ करना मतलब आसपास के सराउंडिंग में घुल जाना। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन रेट है ये गैसेस का बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, अब देखिए, गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना सॉलिड्स की होती है। आप इनको जिन कंटेनर में रखोगे ये वही शेप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वाटर को मैंने बोतल में रखा तो बोतल की शेप ले ली, वाटर को मैंने बीकर में रखा तो उसने बीकर की शेप ले ली। तो इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं है, ये वर्क करते हैं जैसे आप उनको जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी कंटेनर का ये रूप ले लेंगे। अब पीवाईक्यू का टाइम आया। सो बिफोर पीवाईक्यू मैं आपको बस एक छोटा सा टॉपिक और बताना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपने देखा होगा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अब कन्वर्टिबिलिटी मैटर की कैसे वर्क करती है? कन्वर्टिबिलिटी ऐसे वर्क करती है, आपने देखा होगा कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे चेंज होता है? ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, ये आइस है, ये वाटर से बनी हुई है। ठीक है, इसका जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये लिक्विड बन गई। ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस बन गई वो। तो देखिए, एक ही बेसिक पार्टिकल के बने हुए ये और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो ये कैसे हो पाता है? तो एक कोई भी पार्टिकल को अगर अपनी स्टेट चेंज करनी है, ठीक है, उसको अगर सॉलिड से गैस में आना है या सॉलिड से लिक्विड में आना है, लिक्विड से गैस बनना है, तो उसके लिए जो प्राइम फोकस है, जो प्राइम थिंग है, वो होनी चाहिए टेम्परेचर। ओके, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स का तो क्या होता है, सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे मैं, आप थके हुए हो, आप अभी खेल के आए हो, अगर मैं आपको एनर्जी ड्रिंक दे दूं और फिर बोलूं कि आप फिर से एक्सरसाइज करने जाओ या फिर खेलने चले जाओ, तो आप खेल सकते हो। सो टेम्परेचर इज लाइक एनर्जी टू द पार्टिकल्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो या फिर गैसेस स्टेट हो, तीनों के लिए जो एनर्जी टेम्परेचर है वो क्या है, वो वर्क करता है फ्यूल का। तो देखिए, जैसे ही हमने
सॉलिड्स को एनर्जी या टेम्परेचर प्रोवाइड किया। टेम्परेचर रेज करते क्या होगा कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो अपनी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो लेके आएंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जहाँ से सॉलिड्स अपने आप को, अपने बैरियर्स जो हैं वो ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं ना, सब ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रखा है। ठीक है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट अगर हम इनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि ये जो बैरियर है, मतलब ये जो बंधन है फोर्स का, अट्रैक्शन का, ये तोड़ दें, तोड़ के ये बाहर निकल जाएं, तो क्या होगा, ये सॉलिड्स मूव करने लग जाएंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं। और जब पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे तो हमें वो फ्लोइंग दिखेंगे। और फ्लोइंग पार्टिकल्स को मैंने आपको बताया था कि हम क्या कहते हैं, हम लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, तो जब सॉलिड फ्लो करने लग जाए तो इट इज़ नोन एज लिक्विड। ओके, तो देखिए सॉलिड ऐसे लिक्विड बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिक्विड की बात करूं कि मेरे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैंने लिक्विड के पार्टिकल लिए, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनको मैंने एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी प्रोवाइड की तो देखिए पहले स्पेस था इनके अंदर, जब ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो क्या होगा, ये फास्टली मूव करने लग जाएंगे, ये और फास्ट मूव करेंगे, ये इतना फास्ट मूव करेंगे कि इनके बीच में जो भी थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे देखिए ये पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इसको। और जब ये ख़त्म कर देंगे तो ये कैसे देखेंगे, ये कुछ आपको ऐसे देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल देखिए आप कोई भी पार्टिकल देखो एक साथ नहीं है, सब फ्री फ्री घूम रहे हैं, सब ने बैरियर ब्रेक कर दिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल है आप इनके बीच में, कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं है, सब फ्री हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, सब अपना इजीली मूव कर सकते हैं और एट अ फास्टर रेट। ठीक है, तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि जब मैंने सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड की तो वो लिक्विड हुआ, बैरियर्स ब्रेक करके मूव करने लगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड की मैंने तो लिक्विड के पार्टिकल बहुत तेज मूव करने लगे। तेज मूव करने से क्या हुआ कि वो बैरियर ब्रेक किया उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और वो गैसेस फॉर्म में चले गए। जब मैं गैस को एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, जब मैं गैस को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और तेज मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जिस पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होता है और मेल्ट होकर लिक्विड बनता है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आइस कितने टेम्परेचर में मेल्ट होती है, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है। इससे कम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सॉलिड रहेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर बन जाती है। ओके, तो ये मेल्टिंग पॉइंट हर हर ऑब्जेक्ट का, हर पार्टिकल का अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है उनके बीच में। अब देखिए आपने देखा होगा कि हम लोग वाटर को हीट कर रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, बॉइलिंग पॉइंट और बताया तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉईल करने लगाता है। ठीक है, याद रखिए वो सर्टेन टेम्परेचर पे आके ही बॉईल करता है, उसके नीचे कभी बॉईल नहीं करेगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर कभी बिलो 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल नहीं करेगा, वो अबव 100 डिग्री सेल्सियस ही बॉईल करेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बॉईल वाटर यू हैव टू प्रोवाइड इट विद 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखिए अब क्या होगा कि अगर मैं मेरा जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो चुका है, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग इट विद एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गैसेस के अंदर होता है। ठीक है, गैसेस के अंदर क्या होता है कि जब उनको आपने एनर्जी प्रोवाइड की है तो वो और तेज मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब वो तेज मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपने देखा लिक्विड तो चेंज करेगा गैस में, तो अब जो हम फर्दर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस काम में आएगी, वो एनर्जी वो स्टोर करता है। लिक्विड किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो स्टोर करता है एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, वो हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा, बट वो उसके अंदर दिख नहीं रही, उससे कुछ हमें एक्स्ट्रा काम नहीं दिख रहा। अब वाटर तो 100 पे बॉयल होगा, अगर आप उसको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दोगे वो तब भी बॉयल ही होगा, वो वाटर से कुछ और नहीं बन जाएगा, वो गैस में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 100 के बाद भी टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो पार्टिकल्स उसका स्टोर कर लेते हैं। ठीक है,
ताकि वो इन फ्यूचर यूज़ कर सकें उसको, और एज अ हिडन एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सॉलिड मैंने आपको बताया जैसे आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होती है, ठीक है, अगर हम स्टिल उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो क्या होगा कि वो उसको स्टोर कर लेगी एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे ये मैंने आपको यहाँ मेंशन किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यूज़ कर लेगी, ठीक है। तो फ्यूजन याद रखिए, फ्यूजन कब होता है? जब कोई चीज़ फ्यूज़ होती है, ठीक है, मतलब चेंज होती है, ठीक है। तो आप याद रखिए मेल्टिंग के टाइम पे फ्यूजन होता है, ठीक है, और जब कोई चीज़ वेपर्स में या गैस में चेंज होती है तब उसमें वेपराइजेशन होता है। वेपर्स में वेपराइजेशन और मेल्टिंग में फ्यूजन होता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब जैसे एज आई टोल्ड यू कि हम PYQs पे चलेंगे, तो देखिए आप इस लाइन को रीड करिए, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब आप देखिए, मैंने अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन कर पढ़ाया था आपको, सबसे पहला क्वेश्चन ये CAPF 2016 का क्वेश्चन है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। ये देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एक वर्ड भी चेंज नहीं इसमें, ठीक है। क्या बोला इसने? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डायरेक्टली आंसर इसका, एक लाइन भी चेंज नहीं है इसमें, ये बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है, एक वर्ड भी चेंज नहीं कर रखा, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, ठीक है। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जैसे हमने पढ़ा कि सॉलिड को हमने पहले लिक्विड किया फिर गैस किया। अगर मुझे डायरेक्टली सॉलिड को गैस करना है या गैस को सॉलिड करना है तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा सब्लिमेशन। तो देखिए सब्लिमेशन के आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। सब्लिमेशन देखिए, ये ड्राई आइस है, ठीक है, ये ड्राई आइस डायरेक्ट आप देख रहे हो कि सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, जो अपने हम वॉशरूम से यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाती है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कैम्फर, कपूर जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली यहाँ से था कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस, ठीक है, एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? तो देखिए यहाँ इसका डायरेक्ट आंसर है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ये डायरेक्ट आंसर है इसका, ये डायरेक्ट उसका ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए आपको एक वर्ड भी मूव नहीं करना पड़ा, यूपीएससी ने स्ट्रेट क्वेश्चन दे रखा है। तो आप देखते हो कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कितनी भी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, आपको ऐसा स्ट्रेट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको एक वर्ड भी चेंज नहीं करना पड़ा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी। बाकी मैं आपको साइंस की एनसीईआरटी तो जितना हो सकता है आपको अच्छे से करवाऊँगा। तो देखिए अब आगे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन देखिए हमने डायरेक्ट पढ़े कि डायरेक्टली ये आते हैं। मैं आपको देखो ब्रीफली थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर हमें इंटरचेंजेबल स्टेट्स कैसे होती हैं। तो देखिए अगर मुझे लिक्विड को गैस करना है, ठीक है, मैं आपको सपोज कर लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वाटर लिक्विड है, उसको मुझे गैस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हीट करूँगा तो वो वेपर्स में चेंज होगा। तो जब वेपर में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, ठीक है। गैस को लिक्विड करूँगा तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कंडेंसेशन, जहाँ पे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके लिक्विड में चेंज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि सॉलिड को गैस करना हो या गैस को सॉलिड करना हो तो सब्लिमेशन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड करना है तो फ्यूजन बाय प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड करना है तो सॉलिडिफिकेशन, टेम्परेचर रिड्यूस करके हम उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं फिर से। तो अब आगे चलते हैं। देखिए अब आता है एवोपरेशन। अब एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन में लिक्विड्स चेंज होते हैं वेपर्स में किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एवोपरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क बताऊंगा अभी। तो एवोपरेशन और बॉइलिंग में देखिए ये फ़र्क है कि एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर हो सकता है। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है हमारा? बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। बट यहाँ क्या बोला उन्होंने कि हम एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर कर सकते हैं। एवोपरेशन 40 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है।
दूसरा डिफरेंस क्या है कि एवोपरेशन, जो अब जब भी एवोपरेशन होता है तो एवोपरेशन से हमें कूलिंग मिलती है। ठीक है, कूलिंग का टॉपिक अभी जस्ट 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, उससे पहले हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे एवोपरेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए एवोपरेशन के आपने जनरल फिनोमेना एग्जांपल्स देखे होंगे कि हम लोग हीट में अगर सनलाइट में बकेट ऑफ वाटर रख दें तो कुछ टाइम बाद देखते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जो वाटर है हमारा वो एवोपरेट हो जाता है, एवोपरेट होके वेपर्स में चेंज होता है और ऊपर चला जाता है। जैसे आपने वाटर साइकिल भी पढ़ी है, ओशंस में वाटर साइकिल ऐसी वर्क करती है। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। सबसे पहला फैक्टर है कि एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना मतलब कि जो आपका पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी सरफेस के ऊपर प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा सरफेस होगा आपके पास उतने ज़्यादा एवोपरेशन होगा। अगर आप एक ग्लास में एवोपरेशन कराओगे उसका वाटर का, तो वो स्लो होगा। अगर वहीं पे आप एक ग्लास ऑफ वाटर एक बकेट में रख दो, ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेंगी वाटर के ऊपर। जब डायरेक्ट रेज ज़्यादा पड़ेंगी उसके ऊपर, वाटर के ऊपर, तो वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एवोपरेट होगा। ओके, सो दिस इज द थिंग वाई इट इज़ कॉल्ड अ सरफेस फिनोमिना। ओके, सेकेंड जो थिंग है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर मैं शाम के टाइम पे एवोपरेशन करना चाहूँ, जब आफ्टर 6 और 7, जब आपका सन है बिल्कुल ढलने वाला होता है, ठीक है, तो उस टाइम एवोपरेशन आपका बहुत स्लो होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो। वहीं पे अगर मैं आफ्टरनून में करूँ उसको एवोपरेशन को, जब हमारा जो सन की हीट होती है वो पीक पे होती है अपने, तो उस टाइम एवोपरेशन का रेट बहुत हाई मिलता है हमें। तो इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा एवोपरेशन फास्ट होगा। ठीक है, थर्ड थिंग होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो देखिए अगर सराउंडिंग्स के अंदर पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जब सनलाइट पड़ेगी हमारे सरफेस पर, तो पहले वो क्या करेगी, जो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर है उसको हीट करेगी, वो इसको एवेपोरेट करेगी, रादर देन द लिक्विड दैट वी आर ट्राइंग टू एवेपोरेट। ओके, और सेकंड थिंग क्या है कि वो हिंडर भी करेगी, जो लाइट आ रही है उसको रोकेगी वो, जो अपनी ह्यूमिडिटी है ना, मॉइस्चर है एयर के अंदर, वो उसको ब्लॉक करेगा। सो इस वजह से क्या होता है, जब भी आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तब आपका एवोपरेशन कम हो जाता है। ठीक है, सनलाइट पहुंचती नहीं अच्छे से, हमारे पार्टिकल्स के पास हीट नहीं पहुंच पाती अच्छे से, तो इसीलिए जो हमारे पार्टिकल्स है वो एवोपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, फोर्थ फैक्टर ये है विंड स्पीड। ठीक है, जब भी आपकी विंडी डे होता है, ठीक है, जब भी आपका विंड तेज चल रही होती है तो हमारा एवोपरेशन बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो हम कपड़े सुखा रहे हैं जैसे, ठीक है, तो विंड चल रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे क्लोथ्स में मॉइस्चर है, विंड इतनी अगर तेज़ ब्लो करती है तो क्या करती है कि मॉइस्चर पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। ठीक है, अब मॉइस्चर को वो उड़ा के ले जा रही है, ठीक है, लिक्विड को उड़ा के ले जा रही है अपने अंदर से, अपने क्लोथ्स के अंदर से, और सनलाइट क्या कर रही है, वो अपना अपना काम कर रही है। ठीक है, सनलाइट उसको हीट कर रही है, क्लोथ्स को हीट कर रही है, जिसकी वजह से लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है। तो दो काम हो रहे हैं, एक विंड भी मॉइस्चर लेके जा रही है, एक सनलाइट भी मॉइस्चर लेके जा रही है। तो इस टाइम पे क्या होता है, एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। अब देखिए ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, इससे आपके PYQs में 2 क्वेश्चन बन रखे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 2 क्वेश्चन थे, देखिए। एक तो ये रहा, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, सॉरी ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको ये बताना है। तो देखिए फर्स्टली, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, हमने अभी पढ़ा था टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बिल्कुल। रेट ऑफ एवेपोरेशन नॉट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया एक्सपोज टू टेम्परेचर बट ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा कि एवेपोरेशन का रेट है सरफेस, एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है और सरफेस एरिया पे बहुत डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, और आपने देखा कि डायरेक्ट आंसर था इसका भी। ठीक है, 4 आपको एग्जांपल्स दे रखे, 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, उसमें से आपका एक फैक्टर नहीं था। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट आंसर है, इसमें भी आपको कहीं पे अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्ट्रेट अवे आंसर मिला ये भी, इसमें भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़ी। ठीक है, और देखिए इसी बेस पे
एक और क्वेश्चन है, देखिए ये CDS 2 का 2019 का क्वेश्चन है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, जो एवेपोरेशन का रेट है लिक्विड का वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर पे करता है, हमने पढ़ा भी, सरफेस एरिया पे करता है, हमने पढ़ा भी, मास, मास देखिए आप यहाँ पे कहीं दे रखा है, हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे मास कहीं गिवन है, मास यहाँ पे कहीं भी नहीं, कहीं भी गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और ह्यूमिडिटी हमने पढ़ा था, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एवेपोरेशन कूलिंग करता है, तो एवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है, तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए आप स्वेट कर रहे हो, ठीक है, गर्मी के दिन में, तो जैसे ही हवा चलती है आपको ठंडा लगने लगाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे भी देखिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे उनका एवेपोरेशन हुआ, ठीक है, एवेपोरेशन होने के बाद क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो ये करते हैं कि जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। एनर्जी क्यों गेन करेंगे, क्योंकि देखिए एवेपोरेशन एक फिनोमिना है, फिनोमिना के अंदर एनर्जी चाहिए होती है, तो पार्टिकल्स ने अपनी कुछ एनर्जी लूज़ की थी पहले, अब वो एनर्जी क्या करेंगे, वो सराउंडिंग से गेन करेंगे। अब जब सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करने का मतलब क्या है कि उनसे टेम्परेचर ले लेंगे, जब उनसे टेम्परेचर वो ले लेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी सराउंडिंग्स कोल्ड हो जाएंगी, ओके। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स है कि हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों वेयर करने चाहिए अपन समर्स के अंदर। तो देखिए समर्स के अंदर हमें पता है कि कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, कॉटन क्लोथ्स हमारे एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है, हीट के एब्जॉर्बर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी की हीट को और हमें कूल फील कराते हैं। तो ये भी कुछ एग्जांपल है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपी से आपसे फ्यूचर में पूछ ले, ठीक है। अब देखिए एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसे हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, एनसीईआरटी में इसका इतना दे नहीं रखा। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, जब भी गैस को आप आयनाइज करोगे या फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा के देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने नियॉन लाइट्स देखी होंगी, ठीक है, या फ्लोरोसेंट लाइट देखी होंगी, देखिए ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो सन भी ग्लो करता है ये भी प्लाज्मा के फिनोमिना से करता है, देखिए थंडरबोल्ट होता है ये भी, हमारी CFL लाइट्स हैं ये भी, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, ये आयोनाइज्ड गैस होती हैं, ठीक है। जब भी हम गैस को आयोनाइज करते हैं तो वो प्लाज्मा में चेंज हो जाती हैं। अब देखिए हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ में, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या था, ये इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी रिसर्च के हिसाब से एक फॉर्म निकाली, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, हम क्या करते हैं इसमें, हम बस जो गैस होती है, गैस को इतना कूल कर देते हैं, इतना कूल करते हैं और हम उसको लो डेंसिटी पे कूल करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी पे कूल करते हैं, और जो डेंसिटी हम लेते हैं वो कितनी होती है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, ठीक है। तो अब देखिए हम गैस को हम डेंसिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं, ठीक है, और हमने उसको कितनी लो डेंसिटी पे कूल किया है, 1000 टाइम्स ऑफ अ नॉर्मल एयर। जो नॉर्मल एयर है उसकी डेंसिटी को आप 1000 टाइम रिड्यूस कर दीजिए तो आप सपोज कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा वो हो जाती है, ठीक है। तो इससे देखिए आपको डायरेक्ट मैं PYQs दिखाता हूँ कि कहाँ का पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द नेम ऑफ द पार्टिकल बोसोन विद द नेम इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ, पार्टिकल बोसोन का नाम किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट अवे मेंशनड है कि सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, इनके नाम के ऊपर ये रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये एस.एन. बोस ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसका नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए एक तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है ये, तो मतलब कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा मुझे, स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि मिस्टर बोस जी ने इसके ऊपर वर्क किया था, तो इसलिए उनके नाम पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में बोसोन रखा गया था नाम, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन जो पूछा गया PYQ में,
ये था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके कई सारे ऑप्शन थे जिसमें से एक था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए वो भी डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आंसर है। हमें बताया गया है कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो क्या हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट अवे आंसर है। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको 7 पीवाईक्यूज दिखाए हैं एक चैप्टर से ओनली। ठीक है, वो भी स्ट्रेट अवे। कहीं मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप कैलकुलेशन करो, कुछ अपना ब्रेन यूज़ करो, तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। बिल्कुल स्ट्रेट अवे आंसर्स मिले हैं। तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर थॉरली रीड करिए, बहुत हेल्प करेगी आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं भी हेल्प करूँगा आपको। ठीक है, तो हमने जस्ट अभी एनसीईआरटी सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है। आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। आप सजेशन दीजिए, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। और डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पे अच्छा कंटेंट मिलना स्पेशली फॉर द सीएपीएफ एग्ज़ाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो हमने इसी को ईज़ करने के लिए ये सारा सब कुछ बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और आपको पता है हमारे इसमें बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हर स्टूडेंट को बेनिफिट करे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि मनी उसके लिए बैरियर पड़े इस सीरीज़ में। तो हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट कि हम जितना हो सके आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको सेकंड चैप्टर और उसके पीवाईक्यूज़ के साथ मिलूँगा नेक्स्ट अपने लेक्चर में। ओके, सो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड क्रैक योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।